तो टाइम वेस्ट मत करो। यूरोक्रोम बताया था क्या क्या बात है। सबसे पहला, मूत्र के संबंध में क्या काम है इसका। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है। हाँ, सारी रात रोई, अरे मरो पड़ोसी श्याम मरी हुई है। मैं पूछ रहा हूं मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण है, कितनी बार रिपीट कर दिया। यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है, तो बोलना है मृत आरबीसी से। और ये काम करवाता कौन है। अब देखो किसी भी उपापचयी प्रक्रिया के दौरान, जैसे आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोल दो, लाल रुधिर कणिका बोल दो, इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन को लाना और ले जाना। किसको, CO2 को। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करवाता है, आरबीसी करवाती है। आरबीसी क्यों करवाती है, ऐसा क्या है, आरबीसी हीमोग्लोबिन है, वो करवाता है। अब ये जो आ रही है जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, CO2 फेफड़े में आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फेफड़े में आ रही है, क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है, इसमें सहायता ये कर रही है। अब किसी आने जाने की इस क्रियाविधि के दौरान गलती से अगर आरबीसी टूट जाए, देखो शरीर, हमारा शरीर भी कभी टूट सकता है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, झगड़ा कर रहे हो सकता है आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन है वो डैमेज हो जाए। झगड़ा कर रहे हो, डांगे हमारे टूटेगा नहीं की, तो शरीर जब टूट सकता है, शरीर के अंदर है वो भी टूट सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब शरीर हमारा टूट सकता है तो शरीर के अंदर है वो भी टूट सकते हैं। कितने दिन में, आरबीसी का जीवन काल सबको पता है 120 दिन। तो किसी भी उपापचयी प्रक्रिया के दौरान अगर आरबीसी टूट जाए, टूटी आरबीसी टूट गई ना, उसको ही लीवर ही हटाएगा। एक बढ़िया चीज बताऊं आपको मैं कि बॉडी के अंदर जो भी अपशिष्ट है ना, जो कोशिकाएं छोटी मोटी बन रही है, उनको सड़ाने का काम लीवर ही करता है। लीवर ही शरीर का ये संग है, जल्दी खराब भी होता सही भी होता, सब काम लीवर की है। तो टूटी आरबीसी को भी लीवर सड़ाएगा। और टूटने को क्या बोलते हैं, मृत आरबीसी के अपघटन से गहरा पीले रंग का अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, बिलिरुबिन। ये काम भी कौन करवाता है, लीवर करवाता है, यकृत करवाता है। और बिलिरुबिन के कारण आपके मूत्र में गहरा पीलापन आ जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपकी आंखों में पीलापन नजर आएगा, नाखून में आएगा, तो आप एक रोग से ग्रसित हो। उस रोग का नाम है पीलिया, और पीलिया को कहते हैं हिपेटाइटिस रोग कहते हैं। अब सुनो ढंग से, हिपेटाइटिस रोग नहीं है ना, हिपेटाइटिस वायरस है। हिपेटाइटिस वायरस बोल दो, या इसको कहते हैं हिपेडिना, ये वायरस है। हिपेटाइटिस वायरस के कारण लीवर प्रभावित होता है। तो अब नाम पढ़ते, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई, हिपेटाइटिस के, ये रोग है। हिपेटाइटिस तो खुद वायरस है। हिपेटाइटिस ए क्या होता है, हिपेटाइटिस ए होता है पीलिया, इसमें कौन प्रभावित है, लीवर। हिपेटाइटिस बी और सी ये शराब के अत्यधिक सेवन से होते हैं। सुना होगा अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर। कहते हैं ज्यादा अल्कोहल का सेवन करो लीवर फेल हो गया, है ना, तो वो हिपेटाइटिस बी और सी है। कम मात्रा में सेवन करोगे तो बी होगा, ज्यादा करोगे सी होगा। तो इसमें कौन प्रभावित है, लीवर। तो हिपेटाइटिस बी और सी शराब से होते हैं। हिपेटाइटिस ए पीलिया है। अब आते हैं हिपेटाइटिस डी, ई और के, ये होते हैं संक्रमित सुई से। किसी कोई संक्रामक रोग है, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया। पिछड़े इलाकों में डॉक्टर क्या करते हैं, अभी तो हमारा तो एरिया है वो तो मान लो डेवलप है, तो यहाँ पे निडल चेंज करता है डॉक्टर, लगाने फेंक देता है। और मान लो कोई ढाणी के अंदर ऐसे पिछड़े इलाके में रह रहा है जहां पर इंजेक्शन तुरंत लगाना है, डॉक्टर नहीं आता। पिछड़े इलाके से भी आप कॉल करोगे, डॉक्टर सुबह शाम, या तो झोड़ा छाप होते हैं गाँव में, आप सुबह फोन करोगे कि बुखार हो गया घर पे या पेट दर्द हो रहा है, वो बोलेगा 2 घंटे बाद में आ रहा हूं। वो मोहल्ले में आएगा, 2 घंटे में सबको दवाई दे जाएगा, ऐसा सिस्टम होता है। तो जब निडल नहीं मिलती है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, किसी को इंजेक्शन लगाया, वही वाली सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है सामने वाले को एड्स हो। आपको बुखार का भी मान लो मैंने एक इंजेक्शन लगाया, ब्रेक के इंजेक्शन आप भी लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। इंजेक्शन लगता है सिरा के अंदर, सिरा में आप लगा दो, आपने इंजेक्शन तो लगा दिया, हो सकता है वो पहले से कोई और रोग से ग्रसित हो। वही वाली सुई आपने निकाली, अपने बैग में डाली डॉक्टर ने, अब पिछले इलाके में रात को गया, वही सुई दूसरे को लगा दी, तो वो रोग फैलेगा। उसको कहते हैं इन्फेक्टेड निडल।
वो संक्रमित सुई है, वो बेकार होगी, उसको फेंक दो। इमरजेंसी में अगर आपको इंजेक्शन लगाता है तो बता रहा हूं, इंजेक्शन आपको लगाना आता है ना तो बता रहा हूं, अगर कभी आपको निडल, इतनी इमरजेंसी होगी, कई बार ऐसे हो जाता है डॉक्टर के पास निडल भी नहीं है, पेशेंट मर रहा है, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। सुई आपके पास 1-2 दिन पहले की पड़ी है, पहले उसको उबलता हुआ पानी उसके अंदर डाल दो, उसको गर्म करो, वो कीटाणु रोधी हो जाए, तो उबलेगी ना, जो भी उसके अंदर जीवाणु विषाणु वो सारे जल जाएंगे, वो सुई साफ होगी। अब उसका उपयोग करो तो रोग फैलने के चांस कम बनते हैं। तो ये फैलते संक्रमित सुई से, डी, ई और के। वापस बता रहा हूं, हिपेटाइटिस रोग नहीं है, हिपेटाइटिस होता है वायरस। पेपर में आता है पीलिया रोग किस वायरस के कारण होता है, और पीलिया रोग किस वर्णक के कारण होता है। अभी सीईटी वाले एग्जाम में आया था कि पीलिया रोग का संबंध किस वर्णक से है, बिलिरुबिन से है। उसने वर्णक पूछा तो बिलिरुबिन, वायरस पूछे तो हिपेटाइटिस, पीलिया वायरस का रोग है। अच्छा, हिपेटाइटिस ए ये रोग है, हिपेटाइटिस बी, सी, डी, ई और के ये रोग है। ए बी सी डी जब तक नहीं आए तब वो रोग नहीं है, वो वायरस का रोग है। अब पेपर में ऐसे आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक वायरस जनित रोग है। 4 रोगों के नाम दे दिया आपको कि डिप्थीरिया है ना, प्लेग, टिटनेस, पीलिया, तो ऊपर वाले तीनों जीवाणु के रोग है। पीलिया किसका है, विषाणु का रोग है, विषाणु मतलब वायरस, कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस। तो पीलिया का पूरा नाम अगर आप पढ़ना चाहो तो याद रखना, इसे कहते हैं हेपेटाइटिस ए, ये वायरस है, ध्यान रखना। पेपर में पूछे पीलिया रोग किस वायरस के कारण होता है तो आप ये टिक करोगे, किस वर्णक की अधिकता से होता है तो आप ये टिक करोगे, दोनों से ही पीलिया होता है, इसलिए मैंने बताया आपको ये हिपेटाइटिस ए, ये लगा दो ए। अब ये पीलिया बन गया। तो पेपर में पूछ लेते हैं पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर होता है, लीवर में बनता है तो लीवर ही प्रभावित होगा, और कौन होगा। अच्छा, ये पूछ लेते हैं बिलिरुबिन का निर्माण किससे होता है, तो आप बोलोगे टूटी आरबीसी के अपघटन से। ध्यान दे लो पढ़ाई पे, टूटी आरबीसी के अपघटन से। और आपसे पूछेगी यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है, तो मृत आरबीसी के अपघटन से। यूरोक्रोम भी आरबीसी से बनता है, बिलिरुबिन भी आरबीसी से ही बनता है, फर्क इतना ही है, वो मरी हुई आरबीसी से बनेगा और ये किससे बनेगा। तो लीवर का आगे वाला जो भी काम है आप लिख लो, बिलिरुबिन का निर्माण करना, और नीचे लिख सकते हो बिलिरुबिन की अधिकता से पीलिया रोग होता है। ये आप नहीं भी लिखना चाहो मत लिखो, आगे टॉपिक आएगा आपका रोग, रोग से क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया तरीके से ट्रिक से याद करवा दूंगा। अभी तय लिख लो बिलिरुबिन की अधिकता से पीलिया रोग होता है, बिलिरुबिन बनाता कौन है, लीवर, इसका ये काम है। अभी आपका क्वेश्चन था विटामिन वाला, वो भी लीवर का ही काम है, वो भी पढ़ लेते हैं। इतना उतार लिया सबने, चलो अब आगे वाला जो काम है ना, मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था तो आपको याद होगा विटामिन की घुलनशीलता किसमें होती है, जल और वसा में। जल में कौन घुलती है बताया था, जल, जल किसमें आता है, याद करने का तरीका बताया था। जल आता है बोतल, बोतल बोलो बिस्लेरी, बिस्लेरी पानी, बिस्लेरी तो बीसी। बी और सी दो ऐसी विटामिन है जो पानी में घुलती है, इसीलिए मानव मूत्र में भी यही होती है कि मूत्र में पानी है तो पानी में घुलेगी, वही मूत्र में आएगी, दूसरी तो आने से रही। अब बच कौन सी गई, कीड़ा, कीड़ा ये किसमें घुलती है, पढ़ाया था वसा में। जो विटामिन वसा में घुलती है उसका भंडारण लीवर करता है, यही क्वेश्चन है आपका। कौन सी विटामिन शरीर में संचित होती है, भंडारित होती है, शरीर में कहां होती है, शरीर में लीवर में होती है। इसने गहराई से नहीं सीधा पूछा शरीर में किस विटामिन का भंडारण होता है। ऑप्शन क्या आपका, उत्तर में क्या है इसका, के और ए, क्या के डी क्या है, डी के बोल दो, के डी बोल दो, कुछ भी नहीं, कीड़ा है ये। आगे देखो, इसका नहीं होता भंडारण, क्यों नहीं होता, ये मूत्र में बाहर निकल जाती है वो, तो बाकी सारी रहती है लीवर। तो लिखो नेक्स्ट, लीवर का काम आगे वाला, ऐसे एरो लगा के लिखते हो, सारे काम ही चल रहे हैं जैसे कल मैंने पढ़ाया था। लिखो आप ऐसे विटामिन के ई डी ए, याद करने का तरीका कीड़ा, कीड़ा के ई डी, कीड़ा किस में घुलती है, वसा में। ये होती है बॉडी में स्टोर, भंडारण, ये काम है इसका। ये छोड़ो ऐसे मत लगाओ, ये के ई डी और ए का भंडारण करना, इतना काम है। और लेवल का काम क्या है, नेक्स्ट काम एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा,
शराब वाला। एल्कोहल का मतलब मैंने आपको बोला शराब नहीं होता है, ठीक है ना। एल्कोहल बहुत होते हैं, जैसे मैं यूं लिख दूं CH3OH, ये भी एल्कोहल ही है, ये मैथिल एल्कोहल है। इसको कास्ट स्प्रिट या फिर वुड स्प्रिट कहते हैं, जहरीली शराब कहते हैं इसको। आगे ये भी तो एल्कोहल ही है, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है, ये इंग्लिश है, आदेशी है, इंग्लिश है। और चले जाओ, ये भी एल्कोहल ही है। अब आप चलते जाओ आगे, सारे एल्कोहल है। एल्कोहल का मतलब शराब नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये मैथिल एल्कोहल, फिर एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। अब मैथिल एल्कोहल कहते मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, टेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, है ना, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल, सब एल्कोहल ही है। एल्कोहल जो है ना वो एक औषधि है, इस बात को आपने माइंड में फिक्स कर लो। एंटी ड्रग्स है ये। खांसी की जितनी दवाई आती है ना, सबके अंदर अल्कोहल होता है। बिना अल्कोहल यानी बिना शराब के खांसी की दवाई नहीं बन सकती। बुखार की दवाई आती है, सब में अल्कोहल है। एंटी ड्रग्स जितने आते हैं सब में अल्कोहल है। ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं ना, आप कभी यहां स्मेल लेके देख लेना, आपको दारू की बदबू आएगी, इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल नहीं होता ना तो ये घर्षण कम हो जाता है, चल नहीं पाता इसे। ये चल रहा है ना अल्कोहल की वजह से। नेल पॉलिश जो तुम लोग यूज करते हो उसमें अल्कोहल होता है, कभी भी चेक कर लेना। आपके शूज आते हैं, जूते फॉर्मल शूज होते हैं ना, उन पे आप पॉलिश करते हो, उन पे भी अल्कोहल है। हर जगह अल्कोहल है, पर अल्कोहल का उपयोग होता है उचित मात्रा के लिए। आपने नोटिस किया होगा बढ़िया वाला अल्कोहल जो होता है ना, सबसे अधिक मात्रा में अल्कोहल किसका, रम के अंदर होता है 47%। एक दो ढक्कन गांव में एक आपने नोटिस किया होगा, बुजुर्ग एक दो ढक्कन बच्चे को गर्म करके दे, खांसी आती है उसको, सोते टाइम खांसी सी हो जाती है। एक दो ढक्कन देने, गिलास नहीं देने, तो वो क्या है, औषधि है। तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ अल्कोहल का उपयोग कहते था उचित मात्रा में। उचित मात्रा में उपयोग करते तो दवाई है ये, पर अपने उचित मात्रा में चलता नहीं, अपने जग चलते हैं, तो वो फिर दवा से बन जाती है दारू। बाकी अल्कोहल का उपयोग फिक्स है। जिसका लीवर खराब होता है ना, आप कभी किसी भी बढ़िया वाले हिपेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, जो ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको भूख लगना बंद हो जाती है ना, चक्कर आने लग जाते हैं, खाना नहीं पचता उनको, ठीक है, कहते हैं मिर्गी का दौरा हुआ है, ऐसा होने लग जाता है। अब डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो जो लोग 1-1.5 बोतल दिन में अल्कोहल का सेवन करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाएंगे उनको भूख नहीं लगती। डॉक्टर पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही करेगा उसका, फिर भी अगर उसको भूख नहीं लगेगी ना, जिसका पाचन तंत्र खराब होता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि 20-30 ml अल्कोहल लेकर गर्म करो, हल्का सा उसका सेवन करो, उसके बाद खाना खाना। वो 4-5 रोटी खाए वो पच जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता। आपको नहीं लेना है, रोगी के लिए बता रहा हूं प्राणियों, कहीं थे सामने ठेका पर ला दो सारा ही बेटे, तुम लोगों के लिए नहीं बता रहा, ठीक है। ये है तो अल्कोहल जो है ना, बॉडी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में एक ही अंग है, लीवर। पेपर में पूछेंगे आपसे, मैं लिख दिया कौन से अल्कोहल की बात कर रहा हूं, मैं एथिल अल्कोहल की बात कर रहा हूं। नहीं समझे, इंग्लिश वाली जो बोतल आती है उसके पीछे साल्ट चेक करना, दवाई के चक्कर तो वहां लिखा होता है C2H5OH, ठीक है। पीते तो हो ही, कुछ पीते होंगे कभी कभी, तो वहां चेक कर लेना ऐसे कि साल्ट साथ में याद कर लेना पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब पियोगे तो पियोगे, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगे, हैं। तो अल्कोहल के सेवन से, अल्कोहल के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, रोग होगा। और क्या होगा, शराब पियोगे तो रोग तो होगा ही होगा। कौन सा रोग होगा, रोग होगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जहां पे नाम आ जाए, एक अंक का रट्टा मार लो, हिपेटाइटिस जो भी है वो लीवर है। अब कौन सा, हिपेटाइटिस बी और कौन सा सी। तो पेपर में पूछते हैं अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस के। कम सेवन करोगे तो हेपेटाइटिस बी होगा, ज्यादा सेवन करोगे सी होगा। अब आपके दिमाग में यहां तक जो मैंने राम कथा सुनाई है, आपने देखा होगा लीवर के अंदर जहर ही जहर है। क्या जहर है, यूरोक्रोम अपशिष्ट तो है, कहां बन रहा है, लीवर में। बिलिरुबिन लीवर में, पीलिया वाला हेपेटाइटिस ए लीवर में, शराब वाला हेपेटाइटिस बी और सी लीवर में। जहां इतना सारा जहर पड़ा है, वहां थोड़ा बहुत जहर चला जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोग जहर का सेवन कर लेते हैं, पॉइजन ना, कोई समस्या आती है, सपरे पियो मत मरस्यू, तो मरमरा जा पर बाहर कम हुए कि
है ना, क्या हम से क्या पड़ोसियन और ऐसे बंदों का सब पियो बिन के तू रुक 2 मिनट रुक, मैं पैंक बना के दूं 2-3 तन तू लगा ले, मैं कौन तो मार दूं आगू, आधे घंटे ना काटे बिन। एक बार जो एल्कोहल का जिसने सेवन कर लिया ना यार, अगर वो बच गया, सॉरी जहर का सेवन कर लिया, एक बार जहर का सेवन कर लिया, अगर वो बच गया वो जिंदगी में जहर नहीं पिएगा, ये खास बात है। अब बताता हूं कारण, बिता भी हो किसी के साथ, एक बार जहर का आप सेवन करोगे ना, एक क्वेश्चन आता है, देखो जहर की बात कर रहे हैं तो जहर बॉडी में कौन सा मेंटेन कर रहा है, लीवर ही कर रहा है। यूरोक्रोम एक जहरी तो है, शराब एक जहरी तो है, हेपेटाइटिस बी बोल दो, सी बोल दो, ए बोल दो, यूरोक्रोम बोल दो, बिलुरुबिन, इतना सारा जहां पर जहर पड़ा है वहां थोड़ा बहुत जहर चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कई बार आपने नोटिस किया कोई जहर का सेवन करेगा, सपरे पी लिए, कई के पिए कोई नाटक करे, ये 2 एक डक पी ली मैं मरशू, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेके गए तो एल्कोहल वापस जो जहर अंदर है ना, एल्कोहल वाले अंग से, लीवर ही है, जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जांच किस अंग से होती है, लीवर से। डॉक्टर पाइप डालेगा या तो मुख से या पिछवाड़े से, पाइप डालता है वो लीवर के अंदर डालता है, फिर वो खींच खींच के आइटम बाहर निकालता है। अब आप सोचो आपकी बॉडी के अंदर क्या समस्याएं पैदा होगी, मुख से जो पाइप जाए खींच खींच के बाहर निकलेगा, तो वो जहर बॉडी के अंदर वहां पर संचित है। थोड़ा बहुत जहर का सेवन किया, इतना सारा जहर पर जहां पर जहर पड़ा है ना, उसको वो जहर, ये वाले जहर जो बॉडी के ना वो नष्ट कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो जहर को कौन नष्ट करेगा, जहर ही करेगा, शहद थोड़ी करेगा। इतने जहर पड़े, ऊपर से आपने जहर कर लिया, सेवन किया, वो अंदर उसके अंदर रिएक्शन हुई, नष्ट हो गया। आप 2-3 बाद में मिलते हो, उससे 2-3 दिन बाद में पूछते हो तसपरी पीन तो मरे को नहीं के, वो थोड़ी पी बच गयो, वो कारण यही है, वो नष्ट हो गया। तो पेपर में पूछते हैं विष का चूषण करने वाला अंग लीवर है, शरीर का कौन सा अंग है जो जहर को नष्ट करता है। इसीलिए पोस्ट, अगर किसी को मान लो आप स्प्रे पिला के मार दो रात को, है ना, आजकल चल रहा है, किसी को मतलब कोई आपने पुरानी कोई रंजिश वगैरह होती है, बुढ़ा पर के ले जाते हैं, है ना, शराब वगैरह पिला के या कूट के मार देते हैं, नहर में फेंक दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर कहते हैं पोस्टमार्टम का मतलब क्या, डॉक्टर चेक करता है, तो यकृत की हिपेटिक कोशिकाएं है ना, उनमें दर्द आ जाती है इसे, तब डॉक्टर कहता है इसको जहर देकर मारा गया है, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम, जहर वाले का ये होता है। तो जहर को कहते हैं विष, और नष्ट करना मतलब चूषण, चूषण, विष का चूषण करने वाला अंग, बोलो मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बोलो मत। विष का चूषण करने वाला अंग कौन है, लीवर ही है। लीवर में अगर अत्यधिक मात्रा में चला गया, अगर ये जहर नष्ट नहीं कर पाए तब वो मर जाता है। यार जहर का अगर कोई सेवन करता है ना, आपके फैमिली में या कोई रिलेटिव किसी ने सेवन किया है, अगर वो बच गया तो वो जब मरने की कोशिश करे वो जहर नहीं पिएगा, वो कोई और तरीका देखेगा मरने का। क्योंकि एक बार अगर आप जहर का सेवन कर लो ना, शांत हो जाओ, बोलो मत, बढ़िया बात बता रहा हूं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं समझाने के लिए। जहर का अगर एक बार सेवन कर लिया ना, तो आप पता है आपको, आपके पेट है ना, मेन चीज लीवर ही है, सबसे बड़ी पाचक ने लीवर है, अंदर आग लग जाती है। आप यूं मान लो, आपको विवाह शादी बड़े वाला चूल्हा आता है ना जो भट्टी, उस पे आग जला के आपको बोल दो कि कपड़े उतार के उसके ऊपर बैठ जाओ, कैसा महसूस होगा। सेम टू सेम वैसे पेट में आग लग जाती है, मल मूत्र सब बाहर निकल जाते हैं, वो मंडी ले गए तो गाबा भर देगा वो सारा, और अगर वो बच गया तो वो जहर पीनो दूर, वो सप्रे करने कौन जाओ खेत में। ये रियलिटी है। कोई है ऐसा किसी की फैमिली में जो कोई ऐसा कभी घटित हुआ है, नाम नहीं बताना, ये बताना कि मतलब सीधा कि क्या है, कोई है क्या घटित हुआ है ना। मुर्गे पियोगे, तय पी गए तो हमारे भाई ये नहीं गुस्सा करके नहीं, बार में बात के जवा कि दो बनियान पी को नहीं, फिर नाटक करियो ना, पी के सही बताई, गारंटी है इतनी, दोनों बार पी है, बस 1-2 ढक्कनी गई है बा, सपरे वो पिए तो मरनो उसी 8-2 लीटर ऊपर घटक जे है, वो बच्चा भी को नहीं। सिंपल बात बताऊं आपको मैं, जो जहर से मरना चाहेगा ना, वो 300-400 ml से नीचे वो जहर पिएगा नहीं, ये ध्यान रखना। 8-2 लीटर पी क्यों नहीं, तो काम खत्म है। थोड़ा बहुत अगर सेवन करोगे बच भी जाते हैं, पर अगर सेवन किया तो पता भी होगा क्या घटित हुआ होगा। पीने के कारण कुछ नहीं होते, कोई सारी चीजें बकवास होती है। मैं सिंपल बता दूं आपको, साइंस का बंदा हूं, एक बढ़िया बात बताता हूं। ये जो हम काम करते हैं ना कि मैं स्प्रे पे मर जाऊंगा, मैं नेर में कूद जाऊंगा, मैं फांसी ले लूंगा, सिंपल सी बात है, आपके जीवन में सबके उतार चढ़ाव हर के जीवन में आते हैं। मैं नाम ले लूं, घटनाएं तो बहुत सारी है, सब बताऊंगा, तुम लोग फिर बोलोगे कि बाबा आ गए यहाँ पे, है ना।
उतार चढ़ाव आती है, कोई समस्या आती है माइंड में, अपनी उस समस्या का सामना पैदा कर नहीं पाती है। जब मुश्किल हो जाती है ना कि अब तो कोई जिनको मरना ही पड़सी, मतलब मरशू अब इलाज ही को नहीं, उस कंडीशन में आप गलत कदम उठाते हो। उस समय अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो बढ़िया बात है, आप कोई जो सोशल मीडिया बहुत सारे आजकल कॉमेडी वीडियो आते हैं वो देख लो, थोड़ी देर के लिए आप किसी दोस्त के पास चले जाओ, होता है सबके साथ है, कोई दोस्त के पास चले जाओ, ठीक है ना। सबसे बढ़िया अगर बताऊं, बता नहीं चाहूंगा, तुम लोग होते बता देता, ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना। वीडियो देख लो, वीडियो आपके माइंड से मरने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। गुस्सा 2-4 मिनट का होता है, आपने नोटिस किया होगा, एक और बढ़िया बात बताता हूं, सबके साथ घटित हुआ है। आपको गुस्सा आता, भयंकर किसी गुस्सा आ गया, आपको उसको गाली देना चाहते हो, आपने फोन निकाला, आप उस कंडीशन में होगा, आप गाली दे दो, आपने फोन निकाला, कॉल की, उसको 5 मिनट के अंदर मां बहन सब एक कर दी, फिर आपको 1 घंटे बाद महसूस होगा कि यार इसका अल्टरनेटिव था, मैं अगर ये नहीं करता तो कामयाबी में डलो उसको। बाद में आप दोबारा उसको फोन करोगे ना, अब रिलेशन खत्म है, समझ गए ना। और उस समय आप ये सोच लो कि अगले वाला हाइपर है, आप 1 घंटा शांति मार लें। गुस्सा है ना, 5, 10, 15, 20 मिनट से ऊपर गुस्सा नहीं रह सकता, ध्यान रखना। कभी भी गुस्से में हम जो काम करते हैं वही होता है, आप उस समय मत करो ये काम। कभी नोटिस करके देना, आपको भयंकर गुस्सा आता है, लगता है ये करना ही करना है, फिर आप आधे पौने घंटे करीब बोल दो कि आपा तो त्याग दी दुनिया, संता आपा तो आधा पौना घंटा अलग बैठ जाओ। आधे घंटे बाद में आपका माइंड सेट फिर अगले वाले का हो सकता है माइंड सेट हो जाए, फिर आप बात करोगे तो सिस्टम बन भी सकता है, समझ रहे हो। ये सब जगह लागू होते हैं, दोस्त के साथ भी है, कोई फ्रेंड है आपके, बहुत सारे सिस्टम होते हैं ना, तो ये काम गलत होते हैं। ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो ईश्वर मानो कुछ भी मानो, साइंस के हिसाब से आपको जिंदगी एक बार मिली है ना, तो इसको काटना नहीं है, इसको जीना है। कोई समस्या आ रही है, मान लो आपको लगता है किसी का मर जाऊंगा, तो आप ये सोच लो एक ही थोड़ी दुनिया में 130-40 करोड़ आबादी है, एक आधो तो फर्क पड़ेगा नहीं, मेरे रोजगार मरे तो ये क्या मर गया तो ठीक है, 2 दिन बाद कोई और लाद जी, बस क्या फर्क पड़ता है इसमें, ये ध्यान रखो, ठीक है। कभी लगाएंगे इस पे, साइको वाला तो टॉपिक आएगा ना, हाँ न्यूरो सिस्टम कराऊं, उस दिन तुम लोग सब पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान आते, मनोविज्ञान इसको कहते हैं साइको। तो विष का चूषण करने वाला अंग कौन है? लीवर है। अब एक क्वेश्चन और लिख लो, जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जांच किस अंग से होती है? अब आप कभी अल्कोहल का सेवन करो तो आप बता देना कि इसका लीवर चेक कर लो, ठीक है। अब कभी करे तो बोल देना लीवर की जांच कर लो, भी मरी उसी, ठीक है, बता दियो। बाकी मुझे लगता है कि इतना कहने के बाद ये काम नहीं करिए, ऐसा अच्छा नहीं बेटा, नहीं करना चाहिए, काम गलत है। आपके भी उम्र क्या इतनी, कौन सा मतलब शादीशुदा लोग तंग होकर काम करते हैं, वो भी तो अभी तो उम्र की है, आप तो कुंवारा फिर आ जाइए, अद्धी जहर पीसा पड़गी पार। जहर को नष्ट करने वाला अंग, ये गलत है, काम नहीं करना चाहिए। आपके माता पिता कितनी उम्मीदों के साथ आपको पाल पोस के बड़ा किया है ना, तो ये चीजें आप सोचोगे गलत है ना, या सही बात है बताओ, गलत नहीं है क्या ये? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत काम है, नहीं करना, आज के बाद नहीं करना ऐसा काम। कोई ना, जहर को नष्ट करने, बोलो मत रे, वाला अंग। अब आपने एक चीज सोची, इसी क्वेश्चन से आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि जहर का सेवन किया और बंदा बच भी गया, या बंदी भी बच गई, है ना। मजाक कर रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, समझाने के बता रहा हूं, मैं ऐसा ही हूं। तो अब देखो, जहर का सेवन करते हैं ना, बंदा बच गया, मतलब शरीर में एकमात्र ऐसा अंग लीवर ही है जो जल्दी खराब और जल्दी सही भी होता है। आदमी अल्कोहल का सेवन करता है ना, 30-40 साल तक शराब पिएगा, डॉक्टर बोलता है लीवर फेल हो गया, फिर आप उसको दवाई दिलाते हो। कई बार सुना होगा कि पहला बहुत दारू पीन तो अब छोड़ दी, तो मर गया क्या? तो लीवर शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो जल्दी खराब भी होता है, जल्दी सही भी होता है। इसको हिंदी में कहते हैं पुनरुद्ध भवन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक नाम आएगा आपके सामने, पुनरुद्ध भवन, बोलो मत रे, लाल लखा गड़ो जामपाम गलूला। पुनरुद्ध भवन ये क्या है? कटे हुए अंगों का पुनर्निर्माण या खराब अंगों का जल्दी सही हो जाना, इसको पुनरुद्ध भवन। छिपकली की पूंछ कट जाती है, ठीक है ना, छिपकली देखिए आप, कोई झाड़ू वगैरह, मतलब लड़कियां तो बहुत डरती है छिपकली से, बाकी वो बहुत मासूम होती है, ऐसे इनसे भी अच्छी होती है, वैसे ऐसी बात नहीं। तो ये खुद डरती है पर वो इनसे डरती है, इसलिए कोई पुरुष वगैरह होगा ना, छिपकली आराम से बैठी रहेगी, उसको संतुष्टि है कि यहाँ ओके कौन कहे। पर ये जब वो गई ना रूम के अंदर, जाने के बाद ये छिपकली आ गई, हो रहे चक दे घर ने, आप डर बच गए, फिर अंडर लग गए। अब छिपकली की पूंछ कट गई, आप सोते छिपकली मर गई नहीं, दोबारा आ जाएगी। आप खेत में काम कर रहे हो,
आपके खेत में केंचुए वगैरह हो गए, वर्मी कंपोस्ट नाम सुना होगा। केंचुए का अध्ययन करना क्या होता है, एनलिडा ग्रुप में आता है, वर्मी कल्चर कहते हो। तो वर्मी कंपोस्ट खाद आती है केंचुए की। आपने इसे फावड़ा था, कस्सी चलाया, केंचुआ कट गया बीच में से, आपके मन में आता है बापड़न बांट दियो, कुछ नहीं होगा, वो बाइडो सामने भी तो दुगुना हो जाएगा, बचो बढ़ जाता है। हमारे नाखून कटते हैं, अब अपने अपने क्षेत्र में लेते हैं, हमारे नाखून कटते हैं, हम मर जाते हैं क्या, वापस आ जाएंगे, ठीक है। या कई बढ़ाते हैं तो फिर वो समय अंतराल बढ़ जाता है लंबे, है ना। बाकी ये नहीं करना चाहिए, काम खतरा है। कोई कईयों के नाखून होते नहीं, खुर नहीं होती, सीधे सीधे बड़े बड़े होते हैं, बांग नेल कटरी काम कौन करे कईयों तो नाखून कटते दोबारा आते हैं ना, ये पुनरुद्ध भवन है। बाल कटते हैं दोबारा आते हैं, पशुओं के सींग खुर कटते दोबारा आते हैं, ये पुनरुद्ध भवन है। तो कटे हुए अंगों का पुनर्निर्माण या खराब अंगों का जल्दी सही होना क्या है, पुनरुद्ध भवन। तो पेपर में पूछते हैं शरीर के किस अंग की पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है, लीवर है कि मस्तिष्क है, वेरी गुड, दोनों बता देता हूं। पुनरुद्ध भवन सबसे अधिक तो लीवर का है, जल्दी ही खराब होगा, जल्दी सही भी हो जाएगा। अब किसी का एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे बोलते हैं कि दिमाग में चोट लगी, आपके मुख से स्वतः ही शब्द निकल जाए, दिमाग में लगी, ओहो माड़ी बात हुई, कहते हो ना। दिमाग शरीर का ऐसा अंग है जिस पे अगर चोट ढंग से लग गई ना, जल्दी सही नहीं होगा। या तो अवस्थाएं सुनोगे आपने, साइको अगर आपने पढ़ी है, चेतन अचेतन अर्धचेतन नाम पढ़े होंगे आपने, आते हैं ना, चेतन अचेतन अर्धचेतन, तीन अवस्थाएं। या तो आदमी होगा कोमा में जाएगा, या हो जाएगा पागल, या हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल उदासीन तो सूरतगढ़ में घूम रहे हैं, न्यूट्रल ही है, पागल नहीं है ये, बता दूंगा अभी, हाँ ठीक है अभी बताता हूं। तो कौन सा अंग ऐसा है जिसकी पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम है, तो वो है मस्तिष्क। दो क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के किस अंग की पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है, मस्तिष्क। मस्तिष्क। शरीर के किस अंग की पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, लीवर की होती है। जल्दी खराब होगा, जल्दी सही भी हो जाता है। और नोटिस आपने किया भी होगा, अभी मैंने बताया 30 40 50 साल तक आदमी अल्कोहल का सेवन कर नहीं मरता, ठीक है। ज्यादा सेवन करेगा लीवर फेल हो जाता है। तो कई बार ऐसे होता है कि उसके समझ में आ गया कि अब छोड़नी पड़ेगी, अपने बस की बात नहीं है। फिर आप कहते हो पहला बहुत दारू पीन तो मरगा में 1 नंबर हो यो पीने मामला, छोड़ दी सुधर गयो तो मरा क्या नहीं, ठीक हो गया ना, ये काम है। तो ये चीजें सारी की सारी। अब अवस्थाएं 3 है दिमाग की, उसको अपने टॉपिक पढ़ेंगे, आगे टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। बता देता हूं मोटा मोटा। एक होता कोमा में, एक होता पागल, एक होता न्यूट्रल। कोमा वाला वो होगा कि जिंदा है, बेड पे पड़ा है, आप उसके पास गए, वो आपको देख रहा है, हो सकता है आपसे बोल भी ले, आपने बोला, या वो बोल नहीं पाए, वो सुन रहा है, आपने बोला मैं तेरा फ्रेंड हूं मुकेश, कैसे मिलना आया हूं मुकेश, कैसे, आप मिलके चले गए, शाम को वापस आओ, उसको आके पूछना कि मैं सुबह आया था मुकेश, उसको याद नहीं है आया था कि नहीं आया था। जिसका मेमोरी कार्ड है ना वो फॉर्मेट हो जाए, वो ज्यादा कोमा में, हाँ गजनी वाला। अब ये घटना में अगर आपके मान लो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम मेमोरी कार्ड है 3000 जीबी का आपका दिमाग, इस पे चोट लगी आप कोमा में गए। अब ये भी हो सकता है कि आपको भयंकर दोबारा चोट लगी तो आपका मेमोरी कार्ड सही भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये तो कोमा। अब रही बात पागल कौन है, पागल वो है जैसे मान लो हाथ में मार्कर है, मेरी तरफ इशारा मत करना ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं मैं नहीं हूं। जैसे यूं मार्कर को यूं कर रहा है, फिर बोल रहा हूं मैं नहीं हूं, जैसे यूं कर रहा है मान लो मार्कर को ऐसे ऐसे। अब आपसे अगर मारकर उसने, आपने उससे मारकर छीन लिया ना, वो रोन लग जाएगा, बिंग लिए दुनिया ही मार करे, बिंग जी करे गुंत वो यहाँ कर ही रखे, वो पागल है। अगर वो किसी विवाह शादी में चला गया, विवाह शादी में अगर वो दुल्हन को देख के उसको रोना आ गया ना, वो देख देख रोग भी नहीं। अगर वो किसी के मर्ग पे चला गया, पागल की कहानी बता रहा हूं, ये शॉर्टकट में घूम रहे हैं, पागल नहीं है, ध्यान रखना, ये पागल नहीं है, उसका कारण बताता हूं, मान जाओ बात तो सही कह रहा है बंदा। ये विवाह के समय अगर मान लो ये हो गया, अगर वो मर्ग खर्च पे चला गया, किसी की डेड बॉडी देखकर उसको हंसना आ गया कि वो ठीक है मर गया नहीं, वो देख देकर हंसे को कि वाह मर गयो ठीक है, वो हंसेगा देख देकर, उसको कहते हैं पागल। अब आप तीसरी कंडीशन आ गई कि सर न्यूट्रल कौन है ना, उदासीन। उदासीन वो होते हैं जिसके दिमाग के कोई ऐसी क्रिया का आघात लगा कि वो क्रिया दिमाग में बारंबारता दोहराए। कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई एक्सीडेंट या किसी क्रिया को सोचकर आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात, आजकल जो सिस्टम चल रहा है रिलेशन वाला चल रहा है, लोग ग्रस्त होते हैं,
फिर ब्रेक लिस्ट चलता है, फिर फोन करते हैं कि ना बात करिए, सपरे पी लूं मर जू, फिर अगला अंठा हुआ भी कोमरे तो ब्रेक लिस्ट में रखे वो मैं से देखे 5-7 दिन वो की कोमरे 8-10 दिन बुला के जीव तो ये कि हाँ जीव तो तेरे भरोसे मरूंगी तो अल्ले वो सिस्टम यहाँ पे चालू होता है। अगर वो क्रिया दिमाग में इतना किसी को ग्रसित कर दे कि बार बार वही क्रिया दोहराए, उसको कहते हैं न्यूट्रल लाभ उदासीन। ये सूरतगढ़ में घूम रहे आपने देखा होगा, सब्जी मंडी में जाएंगे ना, समोसे वाले के पास जाएंगे तो देखा होगा ना कि आदमी है तो गल में चुन्नी गाल रखी है, नीचे सलवार पेट रखी है, ऊपर कुर्तो है, तुम लोग सोच रहे हो पागल है, पागल नहीं है, वो न्यूट्रल है उदासीन। ना आगे को ना लड़ा को न्यूट्रल करते हो ना गाड़ी को, ना आगे ना पीछे। बाकी भगवान से ऑनलाइन बात तो सड़क पे देखा होगा, उनका मन कर रहा है तो रोड के बीच में आगे यहाँ बात करता रहे तो ऑनलाइन सिस्टम है, उनका वाईफाई चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो क्रिया आप बोलोगे पागल है, उनको अगर भूख लगेगी वो समोसे कचौरी वाले के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे दे दे समोसा दे, उसको पता है इसको खाने से भूख मिटेगी। प्यास लगेगी, नोटिस किया होगा प्याऊ के पास खड़े होते हैं पानी का सेवन कर रहे हैं, उसको पता है ये पानी है, इसके सेवन से प्यास बुझेगी, ये समोसा कचौरी इसके खाने से भूख मिटेगी। ऐसा तो नहीं है कि रोड पे बैठे गोबर खा रहे हैं, देखा कभी? बताओ कोई ऐसा पागल की रोड पे बैठा गोबर खा रहा है? नहीं खाएगा। ये होते हैं न्यूट्रल। तो एक होता है न्यूट्रल, एक होता है पागल, एक होता है कोमा वाला। इसकी व्याख्या करेंगे आगे, मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तब, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? ये था लीवर। लीवर के बाद नंबर आता है अग्नाशय का। समझ में आ गई बात? तो सारे क्रियाकलाप होते हैं ये मस्तिष्क के। दिमाग को कंट्रोल में रखो, सब काम इससे होता है। बाकी ऐसी बात नहीं है, हो जाता है कई बार। अगर आप कहीं भावुक हो भी जाते हो तो कंट्रोल कर लिया करो। हाँ जी, क्या संभालोगे? सारो चाहिए के जाओ तो दोनों तो पकड़ ले जा, राम है नारे जे घटी। अरे खुद पे कॉन्फिडेंस रखो प्राणियों। इस उम्र में तुम लोग ये करोगे तो घरड़ा बापड़ा के कर सी, घरड़ा तो उम्मीद करे हमारा टाबर किंग लाग सी, लाग के लेगा बजे के लागू का बजे लाग सके के प्रधान मार सके पंगों ने कोशिश ना करी में तो आप बजे लागे ना तो के पट लियो के दिमाग यहाँ के बुजुर्ग हो गए के भी आज तो घरड़ा ही बूढ़िया सारो को मांगे थे, मांगन लागे जन कर छो न्याल माइतन थे। कैसे? मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं तो यही बोलूंगा, मेरी मर्जी। ना पढ़ना मेरी क्लास में ना हो, गो टू एल बाद में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। पढ़ना तो को आज ही, ना पढ़ना ना हो, मैं तो यही पढ़ाऊं। 7 साल हो गया मैं तो यही बोलूं। इधर देखो, अब बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय मैंने आपको पढ़ाया था कुछ यूं। चलो पहले खास बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है ना। अगर आपसे पेपर में मैं यूं पूछ लूं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। ये बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अब बोलो मत आप। ये बायोलॉजी है ना, वो आपका जीवन आप यूं मान लो, नौकरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जीवन आप नौकरी लगे तो ये काम आई गई, नहीं लगे तो था टाबरंग काम आसी, ब्याह हो तो ठीक है। दूसरी प्रयास तो वही से डंगो पड़ो की लाग सुन तू देसी ने छोड़ दिया खिलाना का था कोई क्या हम दे छोरी अगलो देख रही कहती कि भाई बात रिश्ताड़ी क्या वो छोरो जमीन घनी है हमारे मरबू है, काम के करे खेती करे, जमीन कितनी है मरबू है तो बेच दो मैं क्या करा कौन दिया गला छोरी विषा ने कही रोपिया घटी ले जागे इन रो पर मगरा पर कर गई वो जोक्स आएगा नहीं पड़ेगा कि गंगानगर 35 किलोमीटर है इन रोप दे बैठाए के काम को नहीं हो तो पढ़ लो। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। आप अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, बहुत लोगों ने सुनी होगी, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो शिक्षा है वो सब बदलाव कर सकते हैं। पढ़े लिखे हो ना, आपके कुछ भी नहीं है, मान लो नौकरी लगे हो ना तो आप भले कालिया क्यों न रहो आपको आलिया मिलेगी, ये कारण है। ठीक है, अब कभी अगर आपको लगे कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो गूगल को बोल देना कि नौकरी लगे हुए लड़कों के विवाह की फोटो दिखाओ फिर चेक करना, आपका मन करेगा मैं अभी पढ़ लूं, फिर पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि सक्सेस के पीछे नहीं है कि हार्दिक पांड्या देख लो, क्रिस गेल देख लो, उसको देख के भैंस है ना भाग जाती है, वो देखो जुगाड़ किए हुए एबा की दुकानियां देखी होते दे देखो इंग्लैंड के सोच रही अगर हम टैलेंट हो ना आइए हार्दिक पांड्या तो कालो कुलुटो है यहाँ छक्को मारे जन गिंडी को लदे होए नहीं
तो वो क्या है, सक्सेस है। बंदे के पीछे क्या है, पावर है। बंदा बढ़िया काम कर रहा है, बंदा एक बढ़िया जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, इंडिया में नाम है, तो ब्याह खतर किसी लिया काली गोली घड़ी आवे, नौकरी ना लगे तो पांडिया पर के बंधन को सारा कौन लगन दे हुए। तो तभी कह रहा हूं पढ़ लो कितनी बार तो बोलो था। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। अच्छा एक और चीज, अग्नाशय शरीर की ऐसी ग्रंथि है, मैंने पढ़ाया था आपको ग्रंथि टॉपिक में, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है, बहिस्त्रावी क्या छोड़ती है। अच्छा एक बात बताई थी, अग्नाशय शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन एंजाइम दोनों छोड़ती है, तो ये क्या बन गई, मिश्रित ग्रंथि। पेपर में पूछेंगे मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है। अच्छा मिश्रित है तो मैं इसको यूं बोल दूं कि अंतःस्त्रावी बहिस्त्रावी दोनों, अंतःस्त्रावी हार्मोन छोड़ेगी और बहिस्त्रावी एंजाइम छोड़ेगी। तो पेपर में यूं भी पूछ सकते हैं, शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्त्रावी तथा बहिस्त्रावी दोनों प्रकृति की होती है, कौन है। अच्छा ऐसे लैंग्वेज बन सकती है कि शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है, वो भी कौन है, अग्नाशय। हार्मोन छोड़ेगी तो अंतःस्त्रावी, एंजाइम छोड़ेगी तो बहिस्त्रावी। हार्मोन एंजाइम दोनों छोड़ रही है, तो मतलब ये अंतःस्त्रावी बहिस्त्रावी दोनों हैं, दोनों है तो ये क्या है, मिश्रित है। कौन सी मिश्रित है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। चार खास बातें आपके लेवल पे अगर अग्नाशय से क्वेश्चन बना यहीं से आएगा। एक इसमें वैज्ञानिक का नाम है, वो भी ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। यहां तक किसी को दिक्कत है कोई, क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। या ऐसे भी आ सकता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है। पहली तो कौन है, लीवर है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन है, शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्त्रावी तथा बहिस्त्रावी दोनों प्रकृति की होती है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। अब थोड़ा सा अग्नाशय का डायग्राम बना के देख लेते हैं, हार्मोन भी छोड़ेगी, एंजाइम भी छोड़ेगी, ठीक है। अग्नाशय कैसा, देखो अग्नाशय होता है बेलनाकार, मान लो बेलनाकार या पत्ते के जैसा मान लो, ऐसा होता है हमारा अग्नाशय। इधर ध्यान दो, बोलो मत रे, मजाक में पढ़ा रहा हूं, एनी टाइम मजाक नहीं होगा, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अग्नाशय का ऊपरी भाग है ना, एक भाग अग्नाशय को होता है अंतःस्त्रावी प्रकृति का। और सिंपल सी बात है, अंतःस्त्रावी है तो क्या छोड़ेगा, हार्मोन छोड़ेगा। कितना होता है, 2%। ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोशिकाएं होती है, इसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। अल्फा बीटा गामा, अल्फा सेल होगी, बीटा सेल होगी, गामा सेल होगी। अच्छा एक भाग इसको बना लेते हैं, ये होता है बहिस्त्रावी प्रकृति, बहिस्त्रावी प्रकृति का। तो ये क्या छोड़ेगा, एंजाइम छोड़ेगा। ये कितना है, 2% तो गया, 98 बच गया। अगर मैं 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करूं ना, हम इतना ही जानते थे अग्नाशय से एंजाइम निकलता है, हमें पता नहीं होता था इस चीज का। तो एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था लेगरेस। ये क्वेश्चन आया था, रीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेगरेस ये क्या चीज है। एक बंदा आया जिसका नाम था लेगरहेस, बढ़िया वैज्ञानिक था, शानदार बंदा था। इस लेगरेस ने क्या बोला, इसने बोला अग्नाशय है ना वो एक समुद्र की बात है, तो कहता है इसमें जो ये 98% भाग है ना, ये एंजाइम छोड़ता है। उसने पहले हम ये मानते थे अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं, पता ही नहीं होता था अग्नाशय से हार्मोन निकलते हैं। जब से शुगर वाली समस्या आई, इंसुलिन हार्मोन वाली, तब हमें पता लगा कि इससे हार्मोन भी निकलता है। शुगर नाम की जो बीमारी समस्या आई, तब डॉक्टर ने रिसर्च किया तो उनको लगा कि एंजाइम नहीं छोड़ता, इससे इंसुलिन नाम का हार्मोन भी निकलता है। ये बात किसकी देन है, लेगरहेस की देन है। लेगरहेस ने बोला कि जो अग्नाशय है ना उसका 98% भाग ही एंजाइम छोड़ता है, पर उसने कहा अग्नाशय में 2% भाग, सॉरी 98% एंजाइम छोड़ता है, 2% भाग ऐसा भी है जो हार्मोन भी छोड़ता है। इसकी खोज की थी लेगरहेस ने, इसलिए 33 के अंदर 1700। तो इसलिए इसको कहा जाता है
लेगर हेस की द्वीपिका, ये पेपर में क्वेश्चन आया था। द्वीप होते हैं ना, उनको आप इंग्लिश में कहते हो आइसलैंड, कहते हो ना आइसलैंड, तो इंग्लिश में कहते हैं लेगर हेस की द्वीपिका। हिंदी में कहोगे, इंग्लिश में बोलो तो इसको आप कहोगे आइसलैंड ऑफ लेगर हेस। ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि लेगर हेस की द्वीपिका का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो लेगर हेस की द्वीपिका अग्नाशय की कोशिका होती है। लेगर हेस बंदा था, उसने बताया, तो बंदे के सम्मान में कहा जाता है लेगर हेस की द्वीपिका या आइसलैंड ऑफ लेगर हेस। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 बार आ गया इन सालों में ये, कि आइसलैंड ऑफ लेगर हेस शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। अग्नाशय में होता है। तो अग्नाशय क्या है? हार्मोन एंजाइम छोड़ती है तो ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि भी कह सकते हो। इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। शुगर से संबंधित अंग यही भी है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। या इससे ही पूछा जा सकता है कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को क्या कहा जाता है। या ऐसे पूछ सकते हैं अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग की खोज किसने की थी? लेगर हेस ने। पूरी थ्योरी एक बार बोल दूं, आप शॉर्ट में लिख लो, समझ तो गए होंगे। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग की खोज लेगर हेस ने की थी, इसलिए इसे लेगर हेस की द्वीपिका या आइसलैंड ऑफ लेगर हेस कहा जाता है। अंतःस्रावी प्रकृति का होता है, हार्मोन छोड़ता है। बहिस्रावी ये तो पुराने जमाने से जानते हैं, बहुत टाइम से जान रहे हैं कि अग्नाशय एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम। लेगर हेस की जब देन आई ना, तब हमारा नया क्वेश्चन पड़ गया, अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। तब पता चला था लेगर हेस नहीं होता तो हम ग्रंथियां दो ही मानते, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, क्योंकि हार्मोन का तो पता होता ही नहीं, तो बहिस्रावी मानते इसको। फिर किसको किस में गिनते? एंजाइम वाले में गिनते इसको। ठीक है, ये मेन बात है, इसको रफ कर दो। अब लिखो अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन। हाँ, उतार रहे हो, कोई बात नहीं, उतार लो। हाँ उतार लो, घबरा क्यों रहे हो? बोल दिया करो, मैं गलत पढ़ू थरे मेरे साथ तुम लोग दोस्तों की तरह रहा करो, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया पढ़ो, आराम से हंसते हंसते पढ़ लो। याद रहो, स्टडी को कभी बर्डन मत मानो। आप पढ़ाई को अगर बर्डन मान के पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे जिंदगी में। 5 घंटे पढ़ने वाला भी आयुष बनता है, 24 घंटे पढ़ेगा वो भी नहीं बन पाता। पढ़ाई कर रहे हो आराम से, मस्त, आपका मन कर रहा है, गुरुजी मैं कितना घंटा पढ़ लूं, पूछे मैं, ठीक बताओ तेरे पोसा हुआ कितना घंटा पढ़? आपका मन कर रहा है मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा, 2 घंटे पढ़। आप किसी पड़ोसी को देख रहे हो ये 6 घंटे पढ़ रहा है, मैं पढ़ू 2 घंटा ही, वो तो नौकरी लाग जी मत लागू को नहीं। अब तुम लोग देख रहे हो कि मैं ही 6 घंटा पढ़ूं, तो तुम लोगों के दिमाग में बर्डन है वो, आप उसको देख रहे हो, आप वो 6 घंटे पढ़ नहीं रहे हो। आप आए लाइब्रेरी में 12 बजे आ गए हो, आप 5-6 बजे तक पढ़ांगा, 6 घंटा बराबर पढ़ांगा, वो पढ़ नहीं रहे, तुम लोग टाइम निकाल रहे हो। 2 बजता ही था दिमाग में, 2 बज गया और तो 4 ही घंटा हो रही है, 3 बज गया, 3 घंटा रह गया, तो वो टाइम निकाल रहे हो पढ़ने। तुम्हारा ध्यान तो वहां है कि आप तो 6 घंटा पूरा करना है। पढ़ो तब तक जब तक तुम्हारा मन करे, और माइंड, अगर एक बार आप पढ़ाई को थोड़ा ढंग से तरीके से पढ़ना चालू करोगे, आपका मन लगने लग जाएगा। डाइवर्ट हो रहा है ध्यान, बहुत लोगों का होता है पढ़ाई के लिए, तो जिन चीज आपको पता होगा कि इस वजह से हो रहा है उसको छोड़ दो। आपका मन कर रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूं दोस्त के साथ आधे घंटे के लिए, अब जाने के बाद आपको 2 घंटे लग गए, वो चीज आप छोड़ दो। आपको लग रहा है कि मार्केट जाने से मेरा टाइम खराब होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें, कुछ खाने पीने का मिल गया, कुछ देख के भी ध्यान केंद्रित हो गया, तो वो खराब हो गया। इसलिए आप जाओ मत, छोड़ दो उन चीजों को। लगना है तो मजे लेने हैं तो गेड़ा काटे रखो, मैं तो 3 साल हटे हूं, आगे हटे ला दूंगा थाने, ठीक है, जिंदाबाद, नो टेंशन। अब लिखो अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन, कोई बात नहीं, हार्मोन के नाम याद कर लो प्राणियों। टेम हो गयो तो पानी की बारी है तेरी के, पढ़ ले, मैं पढ़ान ला रही हूं, तन की टेंशन। अग्नाशय के हार्मोन, आप इन हार्मोनों के नाम याद रख लेना, मैं आपको 2-3 बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, ज्यादा गहरा आपको पढ़ना नहीं है। कैसे याद रखना है? आपको लाइन याद रखनी है, अब गा मैं तो गई, ठीक है, मैं तो गई सो खाकर, एक लाइन है छोटी सी, 2 लाइनें आएगी पाचन में, भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ट्रिक से याद करवाएं। जैसे आपको आया अमाशय लारे पेप्सी, ला से लाइपेज, रे से रेनिन, पेप्सी से पेप्सिन, हो गए, अमाशय काम खत्म। ऐसे अब गा मैं तो गई सो खाकर, जैसे कोई लड़की है या कोई महिला है, किसी पुरुष को बोले, कोई आदमी मान लो गाने बजाने का काम कर रहा है, या महिला उससे तंग है कि ये काम छोड़ दे, कोई और काम पकड़ ले, उसको पसंद नहीं है, तो वो बोल रहा है कि आपा तो ये बजावांगा, आपा तो ये गावांगा, तो जाओ तब जा,
होता है ना कई बार कि जा जा, होता है ना, ऐसे बोल रही है, मान लो महिला बोल रही है, वो उसने बोल दिया तो महिला बोल रही है पुरुष को, लाइन पे ध्यान नहीं देना, आप हार्मोन पे ध्यान दो। अब गा, वो बोल रही है अब गा, तो गई रख, मैं तो गई सो खा सोगन खार जावा मुड़ के मैं तेरे का नाम कोनी कदी कोनी आऊंगी, ध्यान रखी, कहते हैं ऐसे ऐसे। अब इससे आप आसानी से याद कर लो, देखो ऐसे अल्फा, ब से बीटा, गा से गामा, 3 कोशिकाएं लगातार हैं, और आपको पता है अग्नाशय में 3 ही कोशिकाएं, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा गामा हार्मोन भी लगातार है। गैस से ग्लूकागोन, गैस से ग्लूकागोन, ई से बनता है इंसुलिन, इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, अग्नाशय में डाल लो भले, ठीक है। इंसुलिन 100 से बनेगा सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, शॉर्ट में क्या नाम बनाओगे इसका, कई बार इंग्लिश में आता क्या बोलोगे, सोमेटो एस, फिर स्टेटिन, फिर एस, हार्मोन एच, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब याद करो पीयूष ग्रंथि को, STH वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन था, ये सोमेटोस्टेटिन है, पेपर में आ जाता है। STH का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष। SSH का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, अग्नाशय, इतना फर्क है। तो शॉर्ट में आप कहोगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन है। अब देखो, अगर पहली बात इससे गहराई से पूछेंगे ना, यूं आ जाएगा आपके लिए कि निम्न में से कौन से हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि नहीं करती है। आपको ऑप्शन दिया ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पेप्सिन, उत्तर पेप्सिन वो अमाशय का है। कौन से हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि करती है, तो आपको दे दिया कि मेलेटोनिन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, करोया मरो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब लगातार देखो क्यों बताया, 3 कोशिका है, 3 ही हार्मोन है, पहली कोशिका पहला हार्मोन, दूसरी कोशिका दूसरा हार्मोन, तीसरी कोशिका तीसरा हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, अल्फा कोशिका। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, बीटा कोशिका। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, गामा कोशिका। पहली कोशिका पहला हार्मोन, दूसरी कोशिका दूसरा हार्मोन, तीसरी कोशिका। अब इन तीनों के काम है, आप सब पे ध्यान मत देना पर इस पे जरूर देना, ज्यादातर चांस इसी के बनते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। मिलती है ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं। जय हिंद, जय, खुश रहो।